हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नंबर्स एंड ब्रेन्स। आज हम कर रहे हैं हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो बोर्ड एग्जाम्स में पहले रिपीट हुए हैं और आगे भी रिपीट होने के चांसेस है वो क्वेश्चंस हम करेंगे। सबसे पहले इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया था? दांडी में तो नमक मार्च स्टार्ट होता है, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। तो इसका आंसर है चंपारण। चंपारण में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलने से पहले जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए और भी वीडियो आज आप देख पाए। न्यू अपडेट्स आएगी, अगर मैथ्स का एग्जाम है उसमें भी आप इजीली कैचअप कर सकते हो। बहुत सारी वीडियोज़ मिलेगी आपको जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी। अब सेकंड क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू इम्पैक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन इकोनॉमी। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंडियन इकोनॉमी से क्या रिलेशन है? इंडिया गुलाम था अंग्रेजों का, तो उन्होंने क्या किया, जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको रिक्रूट किया और उनको यूज़ किया वर्ल्ड वॉर में। लेकिन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ा? अब जब वॉर होता है तो खर्चा होता है। खर्चा किस पे होता है? एक्सपेंडिचर होता है खर्चा डिफेंस में। जैसे डिफेंस का मीनिंग क्या है? लड़ाई होती है तो डिफेंस होता है, जैसे बंदूकें वगैरह, टैंक्स, हथियार जो थे वो खरीदे गए प्रोटेक्शन के लिए और अटैक के लिए, दोनों चीज़ों के लिए। तो इनमें तो पैसा लगता है। तो सबसे पहला जो इम्पैक्ट था, इट लेड टू ए ह्यूज राइज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया इसकी वजह से। अब एक्सपेंडिचर कवर करने के लिए क्या करेंगे? वैसे दो ही बताने, मैं आपको और भी बता रहा हूँ। सेकंड इम्पैक्ट ये भी है कि उसको कम करने के लिए द गवर्नमेंट ऑफ इन टर्न इंक्रीज टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल्स इनकम एंड बिजनेस प्रॉफिट्स। अब उस पैसे को रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इंडिविजुअल पर्सनस पे भी और गवर्नमेंट पे भी टैक्स बढ़ा दिया, डबल कर दिया था टैक्स। ठीक है। नेक्स्ट, एक जो नेक्स्ट इम्पैक्ट था वो था प्राइसेस का। प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इतनी प्राइस बढ़ा दी कि जो कॉमन पीपल थे वो अपना खर्चा ही नहीं चला पा रहे थे, उनका एक्सपेंडिचर हो ही नहीं पा रहा था। क्योंकि अगर आप सपोज कीजिए आपका घर का खर्चा 10,000 रुपये में चलता है और प्राइस डबल हो जाए तो उसमें 20,000 हो जाएगा। अब इनकम तो पर्सन की उतनी ही है तो वो कैसे चला पाएगा? तो ये इम्पैक्ट थे जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। वाई डिड गांधी जी सपोर्ट द खिलाफत इशू? राइट द मेन रीज़न। अब मेन रीज़न क्या था, क्यों गांधी जी ने सपोर्ट किया था खिलाफत इशू? सोच सकते हैं इसके बारे में। अब खिलाफत क्या है? उर्दू भाषा का शब्द है, यानी कि ये मुसलमानों ने स्टार्ट किया था। जब मुसलमानों ने खिलाफत इशू स्टार्ट किया था तो उसकी वजह उसमें क्या था, मुसलमानों ने शुरू किया। अब जब गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था उसमें सिर्फ हिंदू लोग थे साथ में और खिलाफत किया था मुसलमानों ने। तो गांधी जी ने इसलिए किया ताकि जो मुस्लिम लोग हैं वो भी उनके साथ मिल जाए और जो नेशनल मूवमेंट है वो एक साथ इकट्ठे हो पाए, यूनिफाइड हो जाए, हिंदू मुस्लिम सब एक जगह पे। देखिए, गांधी जी सो द खिलाफत आंदोलन एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ अ यूनाइटेड नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट के साथ उनको जोड़ दिया, ये अपॉर्चुनिटी थी, इसलिए उन्होंने उसको सपोर्ट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। नेम द 2 मेन लीडर्स ऑफ खिलाफत कमेटी फॉर्म्ड इन द ईयर 1919। 1990 में खिलाफत कमेटी बनी थी खिलाफत मूवमेंट चलाने से पहले। तो उसके मेन लीडर्स कौन थे? 2 मेन लीडर उसके थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ है। नेक्स्ट है, नेम द 2 मेन, ये तो हो गया सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ट्रेस द रीजन बिकॉज ऑफ विच महात्मा गांधी स्टार्टेड सत्याग्रह 1919। अब सत्याग्रह के बारे में तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये स्टार्ट क्यों किया गया था 1919 में? ये इसलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि अंग्रेजों ने रोलेट एक्ट ले आए थे अंग्रेज 1919 में, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए स्टार्ट किया गया था। अब ऐसा क्या था उसमें रोलेट एक्ट में जो उसके प्रोटेस्ट करनी पड़ी? उसमें मेन प्रॉब्लम ये थी कि अंग्रेजों के पास अधिकार आ गया था। कैसा अधिकार आ गया था? कि वो किसी भी पर्सन को बिना किसी हियरिंग के, बिना किसी प्रूफ के जेल में डाल सकते थे कम, और 2 साल के लिए उसको वहाँ पे रख भी सकते थे। ये प्रॉब्लम थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट डिड ब्रिटिश डू टू रिप्रेस द रोलेट सत्याग्रहीज? अब रोलेट एक्ट के खिलाफ जो सत्याग्रह चल रहा था उसको रिप्रेस करने के लिए, यानी उसको कम करने के लिए, बंद करने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? सबसे पहला इसका आंसर है हमारा, सबसे पहला काम क्या था? ब्रूटल क्रैकडाउन। उन्होंने क्या किया? सबको, जो जो लोग मिल रहे थे सबको पकड़ रहे थे, अरेस्ट कर रहे थे, अरेस्ट कर करके जेल में डाल रहे थे
और कुछ लोगों को तो क्या कहते हैं वो भी कर रहे थे, जेल में डालने के बाद टॉर्चर भी कर रहे थे। ठीक है। ब्रिटिश अथॉरिटी रिस्पॉन्डेड टू द सत्याग्रह विद अ ब्रूटल क्रैकडाउन। दे अरेस्टेड एंड जेल्ड थाउजेंड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स विदाउट ट्रायल एंड इन मैनी केसेस सब्जेक्टेड देम टू सेवियर टॉर्चर एंड अब्यूज। फर्स्ट हो गया। सेकंड, मैसेकर एट जलियांवाला बाग। अब ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी, इसी की वजह से इंडिया में ये आगे बढ़ा सत्याग्रह आंदोलन। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने, जो आप सभी को पता होगा, फेमस है काफ़ी, जनरल डायर ने जो मैसेकर किया था जलियांवाला बाग में, जो हज़ारों लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, शांतिपूर्ण पीसफुल प्रोटेस्ट था, उन सब पे गोलियां चलाई थी, बहुत सारे लोगों को मार दिया था। ठीक है। थर्ड है मीडिया ब्लैकआउट। इन्होंने क्या किया, जो लोग मर रहे थे, जो अब उनको क्या है, न्यूज़ में ना आ पाए, बाकी लोग ना देख पाए, क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि वो अंग्रेज इतने सारे लोगों को मार रहे हैं तो वो भी शामिल हो जाएंगे सत्याग्रह आंदोलन में, और वो भी शामिल हो जाएंगे तो उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो द ब्रिटिश अथॉरिटीज़ इम्पोज्ड अ मीडिया ब्लैकआउट ऑन द सत्याग्रह, प्रिवेंटिंग द न्यूज़ ऑफ एट्रोसिटीज़ फ्रॉम रीचिंग द वाइडर पब्लिक। जो एट्रोसिटीज़ हो रही थी, जो लोग मर रहे थे, उसकी न्यूज़ को ज़्यादा पब्लिक तक ना पहुँच पाए, इसलिए। They also banned public gatherings and protest and imposed curfew in many places. लोग इकट्ठा ना हो पाए, इसको भी रोका, बैन कर दिया और कर्फ्यू लगा दिया बहुत जगहों पे। एक और लास्ट जो इसका था उनका स्टेप, अरेस्ट ऑफ लीडर्स। अब ब्रिटिश अथॉरिटीज अरेस्टेड मैनी लीडर्स ऑफ सत्याग्रह इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, हु वाज जेल्ड फॉर 6 years. The arrest undermined the सत्याग्रह's leadership and reduced its effectiveness. अब एक चीज़ का पता, जब लीडर ही नहीं होगा तो क्या होगा, कोई भी काम आगे बढ़ पाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, लीडरशिप को वीक कर दिया, जिससे क्या है वो जो मूवमेंट है आगे ना चल पाए। नेक्स्ट पे चलते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो इससे अच्छा। क्वेश्चन नंबर 7 पे, महात्मा गांधी लॉन्च्ड अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया बाय ज्वाइनिंग खिलाफत आंदोलन। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद एनी 3 आर्ग्यूमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। अब महात्मा गांधी ने क्या किया, उस मूवमेंट को बड़ा कर दिया खिलाफत के साथ मिला के। अब इसके स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए कोई 3 आर्ग्यूमेंट्स देने हैं। सबसे पहला है फर्स्ट, लिमिट्स। अब महात्मा गांधी ने क्या किया, अब उनको मिला के जो लिमिट्स थी हमारी, जो आंदोलन कर रहे थे, उनकी लिमिट्स को बढ़ा दिया। अब वो अलग अलग एरिया में भी, पहले कम एरिया में कर रहे थे, फिर ज़्यादा एरिया में सत्याग्रह कर सकते थे। फर्स्ट थिंग लिमिट्स हो गई। सेकंड, खिलाफत इशू। अब खिलाफत इशू के साथ मिलाने के बाद देखिए, असत्याग्रह और खिलाफत ये सेम ही वर्ड है, वो उर्दू में है, हिंदी में है। असत्याग्रह मतलब सत्य की खोज कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों के साथ नहीं हुआ। उसके बाद उसी से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जन्म हुआ था, नॉन कोऑपरेशन और सत्याग्रह। इससे क्या हुआ, जो खिलाफत इशू के मिलने से आंदोलन और बड़ा हो गया और मुसलमान भी साथ में मिल गए, तो इससे आंदोलन को बहुत मदद मिली। ठीक है। थर्ड है अम्ब्रेला मूवमेंट। अम्ब्रेला मूवमेंट भी इससे स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, लीडर्स लाइक मोहम्मद अली और जो दूसरे लीडर शौकत अली, वो भी अंग्रेजों के हमारे आंदोलन के साथ मिल गए और गांधी जी के साथ मिल गए, जिससे आंदोलन और स्ट्रॉन्ग हो गया। ये थे हमारे 3। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो इसलिए मेन आपको बता रहा हूँ मैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द इफेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद एग्जाम्पल्स। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, असहयोग, किसी के अंग्रेजों की बात नहीं माननी, अंग्रेजों के खिलाफ जो भी वो रूल बनाया उनको सबको तोड़ना है, ये हो गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब इसका इकोनॉमिक फ्रंट ज़्यादा ड्रामेटिक था, यानी कि कुछ ज़्यादा ही चेंजेस थे। तो सपोर्ट द स्टेटमेंट, एग्जाम्पल्स देखें तो इफेक्ट जो थे, सबसे पहला इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हाउस, import of foreign clothes halves between 1921 to 1922 and its value dropped from 102 crores to 57 crores। सबसे पहला क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन में जो बाहर के जो कपड़े आते थे उनको खरीदना और पहनना बंद कर दिया इंडियन पीपल ने, जिससे क्या हुआ, उनकी डिमांड 102 करोड़ रुपए से कम होकर 57 करोड़ रह गई 1921 से 1922 के बीच में। सबसे पहला इम्पैक्ट ये था, अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हुआ। Second, foreign goods were boycotted, liquor shops picketed and foreign clothes burned in huge
bonfires। अब कपड़े तो थे ही, उसके साथ के साथ जो और भी चीज़ें थी उनको बंद कर दिया था, बोल दिया अंग्रेजों कोई भी चीज़ हम यूज़ नहीं करेंगे। जो शराब की दुकानें थी उनको बंद करवा दिया, तोड़ दिया, और जो फ़ॉरेन कपड़े थे जो ख़रीद रखे थे पहले से उनको जला दिया सबको। बड़ी बड़ी आग जलाई, जैसे होली में आग जलाते हैं ना, बहुत बड़ी ऐसे आग जलाई और उनमें फेंक दिया उनको अंग्रेजों के कपड़ों को। थर्ड, इन मैनी प्लेसेस ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स रिफ्यूज्ड टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स और फाइनेंस फॉरेन गुड्स। As the boycott movement spread, people refused to wear imported clothes and were only Indian ones। अब जो ये तो था जनरल पीपल, अब जो बेचने वाले थे, ट्रेडर्स थे, जो शॉपकीपर्स थे, या जो एक कहते हैं यही शॉपकीपर्स ही लगा लो, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने बंद कर दिया फॉरेन गुड्स को खरीदना और बेचना, और क्या कहते हैं फाइनेंस करना भी बंद कर दिया। जो फॉरेन गुड्स थे उन पे पैसा लगाना बिल्कुल बंद कर दिया, और क्या कहते हैं उन्होंने मूवमेंट के अकॉर्डिंग बॉयकॉट कर दिया पीपल, और पीपल सब ने उन कपड़ों को पहनना और मंगाना बंद कर दिया वहाँ से, इंग्लैंड से या कहीं भी बाहर की कंट्री से। सिर्फ इंडिया में जो बनी चीज़ें थी उन्हीं को यूज़ करने लगे। एक और इम्पैक्ट है नंबर 4, प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल एंड हैंडलूम्स वेंट अप। अब जब बाहर की चीज़ें नहीं खरीदेंगे, घर के कपड़े अपने इंडिया के कपड़े खरीद पहनेंगे, तो क्या होगा, इससे प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, जो इंडिया के कपड़ों की जो प्रोडक्शन थी वो बढ़ गई थी। और जो हैंडलूम्स थे, यानी कि जो जैसे कि हैंडलूम में क्या आता है, भारी कपड़े आते हैं, जैसे रज़ाई हो गई, ऐसी चीज़ें, इनकी भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जिससे इंडियन इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा मिला। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाउ कुड नॉन कोऑपरेशन बिकम अ मूवमेंट, गिव योर ओपिनियन। अब नॉन कोऑपरेशन एक मूवमेंट कैसे बनी? पहले तो डिसाइड किया कि भाई अंग्रेजों की बनाई हुई कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे, बाहर से आई हुई। ये मूवमेंट कैसे बनी? पहले गांधी जी ने बोला, उन्होंने खुद पहनने बंद कर दिए, विदेशों के कपड़े, विदेशों सामान यूज़ करना बंद कर दिया। फिर उन्होंने अपने आस पड़ोस वाले लोगों को बोला, फिर उन्होंने अपने पूरे इंडिया में स्लोली फैला दिया कि, और सब लोग बंद करने लगे इसको, उनका यूज़ करना। ऐसे एक मूवमेंट बनी। फिर भी आपको क्वेश्चन में कैसे लिखना है। सबसे पहले, द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। वेरियस सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट, ईच विद इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पिरेशन। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू द कॉल ऑफ स्वराज, बट द टर्म मेंट डिफरेंट टू डिफरेंट पीपल। अब अलग अलग एरिया के लोग, अलग अलग भाषा है, अलग अलग कपड़े पहनते हैं, तो सभी, लेकिन जब सब मिल गए तो सबका मीनिंग अलग अलग था। खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपस में मिल गए 1921 में, और जिससे क्या है, ये अलग अलग जगहों पे फैल गया, और जब जो चीज़ ज़्यादा फैलती है तो वो मूवमेंट बन जाती है। सेकेंड, द मूवमेंट स्टार्टेड विद मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन द सिटीज़। Thousands of students left government-controlled schools and colleges. Headmasters and teachers resigned, and lawyers gave up their legal practices. तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग थे, जो मिडिल क्लास थे, वहाँ से शुरू हुआ था। स्टूडेंट्स ने अंग्रेजों के जो स्कूल्स थे उनमें पढ़ना बंद कर दिया। स्कूल और कॉलेज में हेडमास्टर्स ने और टीचर्स ने रिज़ाइन कर दिया। लॉयर्स ने लीगल प्रैक्टिसेस बंद कर दी, क्योंकि कोर्ट तो अंग्रेजों के बनाए हुए थे ना, ठीक है। इसलिए काउंसिल इलेक्शंस भी बॉयकॉट कर दिए, जो इलेक्शंस हो रहे थे उनमें पार्ट लेना ही बंद कर दिया। एक्सेप्ट मद्रास, वेयर द जस्टिस पार्टी ने पार्टिसिपेट किया था, और सभी पार्टीज ने बॉयकॉट कर दिया था। थर्ड है, फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड। ये तो आप पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हो। लिक्वर शॉप्स वर टेपिकेटेड, और फॉरेन क्लॉथ को जला दिया था, सब ये हुआ था। और फिफ्थ इसमें हमारा फोर्थ हो जाएगा, फ्रॉम द सिटीज़ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। इट ड्रू इन टू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल्स ऑफ पीजेंट एंड ट्राइबल्स। अब पहले तो ये शहरों में था, फिर शहरों से गांव के एरियाज़ में चला गया, और वहाँ पे भी बढ़ने लगा। ट्राइब्स में भी पहुँच गया, पीजेंट्स थे जो छोटे मोटे, उनमें भी पहुँच गया। तो इससे क्या है, ये बड़ा हो गया। तो बड़ा होने के बाद मूवमेंट बनी जाती है। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर सेपरेटली क्वेश्चन भी आ जाता है। इन द गोडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश, अ मिलिटेंट गोरेला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920s। नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रगल बट द कांग्रेस कुड अप्रूव। ऐसी फॉर्म ऑफ स्ट्रगल नहीं थी जिसको कांग्रेस अप्रूव कर ले, लेकिन थी उनकी मूवमेंट आंध्र प्रदेश में, गोडम हिल्स में। When the colonial government shut forest areas and began forcing the tribals to contribute beggar for road building, the hill people revolted violently under the leadership of Alluri सीताराम राजू। ये भी ध्यान रखना है कि जो गोडम हिल्स में आंध्र प्रदेश में मिलिटेंट गोरेला मूवमेंट स्टार्ट हुई थी 1920s में, किसने लीडरशिप की थी? अल्लूरी सीताराम राजू ने। वो 1920s में हुई थी, आंध्र प्रदेश की गोडम हिल्स में हुई थी, और क्या नाम था? गुरिल्ला मूवमेंट थी।
ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा आता है। नेक्स्ट है रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। वाई नॉन कोऑपरेशन, इसके बारे में ये लिखा हुआ है फेमस बुक 300 जी चैप्टर के अंदर है आपके, इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। आप देखिए इसके ऊपर 3 क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस में पहला है व्हाट वाज द वेपन ऑफ गांधी जी टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। अब गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई करी उनमें उनका वेपन क्या था। तो सत्याग्रह वाज द वेपन ऑफ गांधी जी टू फाइट पीसफुली अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। सत्याग्रह यानी सत्य के रास्ते पे चलो और किसी से लड़ाई ना करो, ये उनका मेन वेपन था। सेकंड क्वेश्चन हाउ डिड द ब्रिटिश सर्वाइव इन इंडिया। अब ये कमाल की बात है कि कुछ हज़ार अंग्रेज आए थे स्टार्टिंग में और हमारे करोड़ों की पॉपुलेशन थी, लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर गए। उसके बाद लाखों हो गए, लेकिन फिर हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। कैसे सर्वाइव किया उन्होंने। अकॉर्डिंग टू गांधी जी इन हिज बुक हिंद स्वराज, ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन। अब जो अंग्रेजों का रूल था वो इंडियंस की कोऑपरेशन की वजह से ही इस्टेब्लिश हुआ था और सर्वाइव भी इंडियन की कोऑपरेशन की वजह से हुआ था। अब अगर आपको याद हो, सबसे पहला जो बंगाल में जो लड़ाई हुई थी उसमें क्या था, अंग्रेज हार गए थे फर्स्ट वॉर में, लेकिन सेकंड में उन्होंने क्या किया, जो इंडिया के ही लोग थे, जो बंगाल के ही लोग थे, जो उनके उसका मंत्री था अहमद शाह अब्दाली का, उनको ही अपने साथ में लेके तब लड़ाई करी थी, तब जीत पाए थे वो। क्योंकि तो मेन प्रॉब्लम क्या थी, जो हमारे देश वाले हैं उन्होंने ही गड़बड़ करी थी, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसकी वजह से वो जीत पाए और वो इंडिया पे राज कर पाए। अब इसका थर्ड पार्ट है एक्सप्लेन गांधी जी आइडिया फॉर मेकिंग नॉन कोऑपरेशन एज मूवमेंट। अब नॉन कोऑपरेशन को मूवमेंट बनाने का आइडिया कैसे था उनका, क्या आइडिया था उनका, कैसे उन्होंने सोचा कि मूवमेंट बन सकती है। तो इसके लिए क्या है, हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं। गांधी जी ने एक प्रपोज किया, क्या प्रपोज किया, फर्स्ट स्टेज थी इसमें सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को सर का टाइटल दिया था, तो इनको वापस कर दिया, हमें नहीं चाहिए टाइटल, सारे टाइटल उनको वापस कर दिए। सेकंड बॉयकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल एंड फॉरेन गुड्स। अब जो सर्विसेज थी सिविल सर्विस, उनको बंद कर दिया। सिविल सर्विसेज में क्या आता है, आर्मी आ गई, पुलिस आ गई, कोर्ट्स आ गई, लेजिस्लेटिव्स आ गए, काउंसिल आ गई, स्कूल आ गए, और फॉरेन गुड्स, इन सबको बंद कर दो। थर्ड था देन इन केस ऑफ गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन ऑफ फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन कुड बी लॉन्च्ड। अगर अब गवर्नमेंट फिर भी रिप्रेस करना बंद नहीं करती है तो एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन स्टार्ट की जाएगी। सिविल डिसोबीडियंस यानी कि उनकी कोई बात नहीं मान जाएगी, गवर्नमेंट की बात की अपोजिट चलेंगे, जो भी गवर्नमेंट बोलेगी उसका उल्टा करेंगे हम। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे, डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी। अब क्या एक साथ तो कोई चीज़ होती नहीं, इतना बड़ा काम है एक दिन में या 1 घंटे में या तो नहीं होता है, उसमें स्टेजेस होती है। कौन कौन सी स्टेजेस थी, अब वही जो मैंने इस क्वेश्चन में आपको 10th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में बताया, वही सेम इस क्वेश्चन का आंसर है। अब ये 2016 में आया और 2020 में भी देखिए पैराग्राफ के फॉर्म में भी आया और अलग से भी आया। वही फर्स्ट स्टेज है सरेंडर ऑफ टाइटल्स from that the government awarded. Second stage was boycott of civil services, army, police, courts, legislative court, council, school और foreign books. और वह थर्ड स्टेज then in case of government used repression, तो हम क्या करेंगे, फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन्स would be launched। ठीक है, वही सेम आंसर है जो इसके थर्ड पार्ट का, वही इसका 11th का आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन भी सेम है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे, British rule in India would have collapsed if Indian have not cooperated. How did this statement help in starting a mass movement in India against the British rule? अभी जो पैराग्राफ में दिया है वैसा ही क्वेश्चन है कि अगर इंडियंस उनके साथ कोऑपरेशन नहीं करते हैं अंग्रेजों के साथ, तो अंग्रेजों का जो रूल है वो पहले से ही टूट के बिखर जाता। तो इस स्टेटमेंट को आप मास मूवमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या सोचते हैं आप। तो इसका जो आंसर है हमारा ये है, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस एंड इफ इंडियंस हैड रिफ्यूज्ड टू कोऑपरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया कुड हैव कोलैप्स्ड विद इन अ ईयर। इंडियंस के कोऑपरेशन की वजह से ही हुआ था, अगर इंडियंस कोऑपरेट नहीं करते तो 1 साल के अंदर इनका रूल कोलैप्स हो जाता, खत्म हो जाता।
सेकेंड पॉइंट, ही प्रपोज दैट द मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। अब उन्होंने सेकंड थिंग बोली कि मूवमेंट एक साथ नहीं होनी चाहिए, अलग अलग स्टेजेस होनी चाहिए। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा 3 स्टेजेस थी। और वही थर्ड पार्ट, इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स जो गवर्नमेंट ने अवार्ड किए हैं। फोर्थ, बाइकआउट कर दे सिविल सर्विसेज को, आर्मी, पुलिस, कोर्ट में जो कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, स्कूल, फॉरेन, इन सबको बाइकआउट कर दे। और फिर उसी में ही गांधी जी ने ये भी कहा कि अगर गवर्नमेंट रिप्रेशन करती है तो हम सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन स्टार्ट कर देंगे। अब आगे आते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे। ये फिर से पैराग्राफ आ गया है, नेशनलिज्म इन इंडिया का पैराग्राफ। इसके बेस पे क्वेश्चन के आंसर देने हैं हमें। सॉरी, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 13 भी है, एक्सप्लेन द इशू बिहाइंड द खिलाफत मूवमेंट। अब मैंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन खिलाफत क्यों स्टार्ट किया था मुसलमानों ने, क्या रीज़न था इसका। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर had ended with the defeat of Ottoman Turks. There was rumors of harsh treaty on खलीफा। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ओटोमैन थे, टर्कीज थे, जो वो हार गए थे, तो इसलिए रूमर्स थे कि जो खलीफा था वहाँ का वो बहुत हार्श, क्या कहते हैं, उनके साथ जो ट्रीटी हुई थी बहुत गंदी थी, बहुत हार्श थी, बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया गया था। तो मुसलमान है, खलीफा के पे अगर कुछ प्रॉब्लम हुई तो उनको तो बुरा लगेगा ही। तो सेकंड है, टू डिफेंड खलीफाज टेम्पोरल पावर्स, खिलाफत कमेटी वाज फाउंड इन 1919 एज ही वाज कंसिडर्ड एज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम्स। अब मुस्लिम को स्पिरिचुअल हेड मानते थे खलीफा को, तो इसलिए जो उनकी टेम्पोरल पावर्स उनकी ख़त्म कर दी गई थी खलीफा की, उनको डिफेंड करने के लिए कमेटी बनाई गई थी 1919 में, जिसका नाम था खिलाफत कमेटी। थर्ड, गांधी जी सपोर्टेड इट बिकॉज ही सॉ इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट। और ये तो उनके पर्सनल रीजंस थे दो। जो थर्ड था, गांधी जी ने सपोर्ट दिया। गांधी जी ने सपोर्ट क्यों दिया? क्योंकि उनको लगा कि अगर उनका सपोर्ट करेंगे तो फिर वो भी उनके साथ आ जाएंगे और जो मूवमेंट है वो नेशनलाइज हो जाएगी, पूरे देश में फैल जाएगी। अब 14 का पैराग्राफ, मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। अब जो यूरोप में जो हमने पिछले चैप्टर में कर चुके हैं उसमें नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ था, इससे कंट्रीज़ बन गई थी, नेशन बन गए थे स्टेट से। तो उसका इम्पैक्ट क्या था इसके बारे में ये पैराग्राफ है। अब इसके बेस पे 3 क्वेश्चंस हैं। व्हाट वाज पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशन। अब इस पैराग्राफ के बेस पे लोग क्या सोचते हैं, नेशन का क्या मीनिंग है। पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशंस वाज ऑफ मॉडर्न स्टेट्स हैविंग सेंट्रलाइज्ड पावर्स एक्सरसाइजिंग सोवरेन कंट्रोल ओवर देयर ओन टेरिटरी। अब इसमें क्या है, नेशन स्टेट्स का मीनिंग जनरल पीपल के हिसाब से ये है कि जो एक स्टेट है उसकी जो पावर्स है एक सेंटर में रह जाएगी, जो जैसे कैपिटल होती है, जैसे दिल्ली में पावर है पूरे इंडिया की, ये सेंट्रलाइज्ड पावर का एग्जांपल है, ठीक है। और उनकी टेरिटरी का कंट्रोल उनके पास ही होगा और कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। ये हो गया नेशन का आइडिया। सेकेंड है, हाउ वाज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अब जैसे नेशनलिज्म बढ़ा वो कैसे कनेक्टेड है एंटी कॉलोनियल, यानी कि जो कॉलोनी बनाई थी अंग्रेजों ने या किसी दूसरे कंट्रीज ने उसके खिलाफ कैसे था वो। ये ऐसे था, शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर वाज द सेंस ऑफ बीइंग अप्रेस्ड अंडर कॉलोनिज्म। The British policies and the growing anger against the colonial government brought different sections of society together. Hence, we can say nationalism grew partly as a result of colonial policies and partly as a reaction of colonial policies. ठीक है, तो क्या था, 2 रीज़न थे इसके। एक तो कॉलोनियल जो पॉलिसीज़ थी उसका रिजल्ट था, और एक उसके खिलाफ था, उसका रिएक्शन था कॉलोनियल पॉलिसीज़ का। क्योंकि कॉलोनियल पॉलिसीज़ में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, जो हमारा मॉडर्न नेशनलिज्म था इसमें जो लोग रिप्रेस्ड थे अंग्रेजों के या किसी और कंट्री के द्वारा जिन्होंने कॉलोनीज बना रखी थी, वो सारे रिग्रुप हुए, एक साथ हुए, और उन्होंने सब ने अपने बारे में सोचा और सोचा कि जो कॉलोनिज्म है उसको ख़त्म करना चाहिए, इसलिए सब ने एक साथ मिलकर ट्राई किया। थर्ड पार्ट है, हाउ डिड पीपल इन इंडिया डेवलप अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, एक्सप्लेन। अब देखिए ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आ गया, इंडिया में कैसे उन्होंने क्या सेंस ली उससे।
एक कलेक्टिव बिलोंगिंग की सेंस कैसे हुई? द पीपल इन इंडिया डेवलप अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स, हिस्ट्री, folklore, etc. all played important role in the bringing them together. अब कैसे सेंस हुई थी? एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल्स, हिस्ट्री, जहाँ हिस्ट्री में जब किसी ने स्ट्रगल किया है मिलके, एक साथ मिलके स्ट्रगल किया है तो उनको हमेशा सक्सेस मिली है। तो उन्हीं स्टोरीज से, जो फोकलोर है, पुरानी स्टोरीज है, उनसे उनको हिम्मत मिली और इंडियंस भी एक साथ हो गए और उनको एक सेंस मिली कलेक्टिव बिलोंगिंग की। अब ये क्वेश्चन 2021 में भी आया, 2022 में भी आया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है इसके बेस पे। एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक भी और पॉलिटिकल भी। अब देखिए, इकोनॉमिक सिचुएशन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, जिसके वजह से टैक्सेस लगा दिए थे, जो ने टैक्सेस डबल कर दिए थे, और जो प्राइसेस थी वो गुड्स की वो भी डबल कर दी थी, जिसकी वजह से इन जो कॉमन पीपल है उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिकल इश्यूज क्या थे वो देखिए। हाँ, इसमें चलिए मिक्स कर लेते हैं हम दोनों को। ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम 5 to 6 इश्यूज राइट कर देंगे। सबसे पहला, मोर डिफेंस बजट फोर्सिंग कंट्रीज टू टेक वॉर लोन्स। ज़्यादा डिफेंस बजट बढ़ा दिया तो जिससे देश को लोन्स लेने पड़े वॉर से रिलेटेड। अब शॉर्टेजेस लीडिंग टू प्राइस डबलिंग बिटवीन 1930 टू 1918। 1913 से 18 के बीच में प्राइस डबल हो गई। द कस्टम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस वर रेज्ड लीडिंग टू प्राइस राइज। अब प्राइस बढ़ेगी तो जो टैक्सेस है वो भी बढ़ेंगे। कस्टम ड्यूटीज़, एक जगह दूसरी जगह सामान लाने के टैक्सेस होते हुए बढ़ गए। फोर्स रिक्रूटमेंट इन द आर्मी लेड टू डिसकंटेंट अमंग द पीपल। अब जो पीपल थे उनको ज़बरदस्ती आर्मी में रिक्रूट कर रहे थे, जिससे लोग डिसकंटेंटेड हो रहे थे, यानी कि एंग्री हो रहे, जो पे एंगर आ रहा था, उनको गुस्सा आ रहा था। 5th, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड आइटम्स बिकॉज ऑफ क्रॉप फेलियर्स। अब वॉर चल रहा था तो पैसा भी नहीं था आगे चलाने के लिए, और एनवायरनमेंट भी ख़राब हो रहा था, इससे क्रॉप फेलियर भी हो रही थी। क्रॉप फेलियर होने की वजह से क्या होता है, नई क्रॉप नहीं आएगी तो उनको बेच नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, नहीं बेच पाएंगे तो पैसा नहीं आएगा, और खा नहीं पाएंगे तो फिर तो भूखे मरेंगे, तो लड़ाई होगी। और लास्ट, इसका स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक लीडिंग ऑफ डेथ ऑफ मैनी पीपल। अब एपिडेमिक, जैसे हमारा कोरोना वायरस चला था, ऐसे एपिडेमिक फैल गया था, उसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे। अब वीडियो बहुत लंबी हो गई, वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप ये वीडियो पूरा कर लेते हैं तो आपको हिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।